टिम साइफर्ट और फिन एलन, ये दोनों ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में दोनों ने मिला के 400 से ज्यादा रन बना दिए इस वर्ल्ड कप में। एक किसी भी एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसी जोड़ी ने बनाया तो ये जोड़ी ने बनाया। जसप्रीत बुमराह की अगर इकोनॉमी पे नजर डालेंगे ना, 6 की इकोनॉमी है इस पूरे विश्व कप में, ये अनबिलीवेबल है। टॉस पे बहुत क्रूशियल होगा कि क्या है। मैं तो चेस करना चाहूंगा कि भारतीय टीम चेस करे, क्योंकि न्यूजीलैंड भी ना 4 मुकाबले खेली है इस विश्व कप में, चेस करते हुए 4 जीती। संजू सैमसन ने कहा कि मैं एक और मैच के बाद लाइट फील करूंगा। ये सिर्फ संजू सैमसन की बात नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों की बात है कि वो एक मैच के बाद, अच्छी जीत के बाद, फाइनल की जीत के बाद राहत की सांस लेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप फाइनल है। आसान काम नहीं होता है वर्ल्ड कप फाइनल जीतना, बहुत दबाव होता है। लेकिन जो लेगेसी रोहित शर्मा ने क्रिएट की है, बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी जीतने की, हम बात करते हैं 2020 वर्ल्ड कप, 2024 और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, और वो जो फाइनल जीता था, वो लेगेसी को आगे लेके जाना है सूर्य कुमार यादव को। और बहुत इंटरेस्टिंगली ये वही टीम है ना जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। यहां पे भी न्यूजीलैंड खड़ी है, लेकिन दोनों की कहानी ना, भारत और न्यूजीलैंड की फाइनल तक पहुंचने की, सेमीफाइनल के जो रास्ते थे वो अलग थे। भारत को मेहनत करनी पड़ी, भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ी। सिर्फ एक शॉट दूर थी इंग्लैंड, सिर्फ एक शॉट, 7 रन का फासला रह गया ना, एक शॉट होता मैच सुपर ओवर में भी जा सकता था। लेकिन भारत के पास जसप्रीत बुमराह जैसा कोहिनूर है, उसने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया और हमने ये मुकाबला जीता। लेकिन वहीं पे साउथ अफ्रीका के सामने, जो एक दावेदार टीम मानी जाती थी, न्यूजीलैंड, उनको पूरी तरह से नैस तो नाबूद करके आई है फाइनल में खेलने के लिए। तो उनका जो कॉन्फिडेंस रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहेगा। दोनों ही टीमों में कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। शुरुआत करते सबसे पहले भारतीय टीम से, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की अगर इकोनॉमी पे नजर डालेंगे ना, 6 की इकोनॉमी है इस पूरे विश्व कप में, ये अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल इकोनॉमी है। और जो फेजेस में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि पहली ओवर डालते या दूसरी ओवर डालते, वो थोड़ा सा लीड लेके आते पावर प्ले में सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह को, और उसके बाद जब जरूरत है भारत को तब वो गेंदबाजी करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएंगे, वो सेमीफाइनल की तो बात करनी पड़ेगी ना, उसके बाद और हिस्ट्री की थोड़ी बात करनी पड़ेगी जसप्रीत बुमराह की। 18वीं ओवर में जब ये बंदा आता है, सिर्फ 6 रन देता है। सामने जो बंदा है जेकब बैठल, जिसने 100 बनाया है, वो अलग फॉर्म में चल रहा है। लेकिन बुमराह 18वीं ओवर में 6 रन देके चला जाता है, जब सामने वाली सिर्फ सिक्सेस में डील कर रही है। वहां पे ये बंदा 2 फुल टॉस भी डालता है, लेकिन उसने बल्लेबाजों के जहन में इतना बड़ा दबदबा बनाया है कि उनके पैर कांपते जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते। और फुल टॉस को भी ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ा शॉट लगाने जा रहे थे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, वो बुमराह के अलावा 2 फुल टॉस कोई और डालता ना, ये पैर बाहर निकालते और स्टैंड में मारते। लेकिन बुमराह ने अपनी काबिलियत के दम पे, अपनी गेंदबाजी के दम पे, अपने परफॉर्मेंस के दम पे हर बल्लेबाज के जहन में एक ऐसा घाव छोड़ा है, ऐसा दबदबा बनाया है कि उससे बाहर निकलना ये मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। इसीलिए प्रेशर में भी वो शॉट नहीं लगा पाते, वो देखने को मिला। बुमराह को खेलना मतलब आपको बहादुरी चाहिए, और बहादुरी भी ऐसी कि आप ना ऐसा सोच के बैटिंग करो कि यार आप उससे बड़ा शॉट लगाने जाओगे लेकिन आप आउट हो जाओगे। अगर ऐसा कोई सोच के बैटिंग करता है ना, तभी उसके सामने मुश्किल टाइम में रन बना पाएगा। वरना अगर आप ये सोचोगे ना कि यार हम लोग बुमराह को विकेट नहीं देते, 18वीं ओवर में वो 6 रन देगा तो भी चलेगा, अगली 2 ओवर में रन बना लेंगे, मैच निकल जाता है। मैच जसप्रीत बुमराह निकाल देता है। सेमीफाइनल का मैच इसी वजह से बच गया और इसी वजह से हम फाइनल खेल रहे। लेकिन थोड़ा और हिस्ट्री में जाएंगे ना, 94 मैचेस खेली है जसप्रीत बुमराह ने। 94 T20 मैचेस में से 70 मैचेस भारत जीता है। 70, ये बड़ा नंबर है। मतलब ये बंदा खेलता है, मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स भारत जीता। और ये T20 के आंकड़े, अनबिलीवेबल आंकड़े, आसान होने वाला नहीं होता ये खेल कभी भी T20 क्रिकेट में। तो उस लिहाज से यार ये व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे महान गेंदबाज है पूरी दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब न्यूजीलैंड का जो चैलेंज रहेगा, और जो रोल भी रहेगा, सूर्या किस तरह से जसप्रीत बुमराह को चलाते, मेरी नजर उस पर रहेगी। अभी तक ऐसा लग रहा है कि पावर प्ले में एंट्री थोड़ी लेट आती है जसप्रीत बुमराह की, वो 4थी ओवर, 5वीं ओवर। यहां पे न्यूजीलैंड के सामने मैं देखना चाहूंगा लेट ना करें, पहली या दूसरी ओवर। जसप्रीत बुमराह को पहली या दूसरी ओवर डलाई है, क्योंकि सामने जो 2 बल्लेबाज है ना, टिम साइफर्ट और फिन एलन,
ये दोनों ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में दोनों ने मिला के 400 से ज्यादा रन बना दिए इस वर्ल्ड कप में। एक किसी भी एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसी जोड़ी ने बनाए तो ये जोड़ी ने बनाए। ये जोड़ी को तोड़ना बड़ा जरूरी है, जल्दी तोड़ना जरूरी है, नहीं तो ये हमें तोड़ देंगे। इस वजह से फिन एलन के सामने, सेफर्ड के सामने इनका जल्दी आना बहुत जरूरी है। अब जल्दी में ये ना हो कि यार दोनों के 10-10 बॉल उन्होंने खेल लिए हो और उसके बाद बुमराह आते हैं। 10 बॉल T20 क्रिकेट में सेट होने के लिए बहुत होते हैं। सो मेरी उम्मीद रहेगी सूर्या से, टीम मैनेजमेंट से कि यार उनको लेट ना करें, जल्दी आने दें, क्योंकि अगर वो गेट गोइंग करेंगे और अच्छी पिच होने वाली है। अहमदाबाद के स्टेडियम में जब हम 2023 के विश्व कप में खेले थे, वो काली मिट्टी की पिच वो नहीं होगी, ये मिक्स मिट्टी की पिच रहेगी, इस पे रन्स आएंगे। तो उस लिहाज से अगर ये फ्लायर स्टार्ट हो गया न्यूजीलैंड का तो फिर हमको कैचअप गेम करना पड़ेगा। इसी वजह से बुमराह का रोल वो बड़ा जरूरी है कि शुरू में 1 ओवर तो उनको दे और उसके बाद बीच में 1 ओवर और आखिर के 2 ओवर रहना बड़ा जरूरी है। तो उस लिहाज से मेरा तो ये भी मानना है कि बैक एंड से ज्यादा फ्रंट लोड करना बुमराह के लिए, गेंदबाजी में इस्तेमाल करना ये बड़ा जरूरी रहेगा सूर्य कुमार यादव के लिए। खैर, और वो बोलिंग प्लान्स भी ना बड़े जरूरी होंगे कि, और मैं अर्शदीप की बात करूंगा खास करके जब वो गेंदबाजी करेंगे। बुमराह तो यार अपने हिसाब से जब इन स्विंग डालना है, जब आउट स्विंग डालना है वो कर ही लेता है। उसे पता होता है कि स्टाइफर्ड को ऑफ स्टंप के बाहर डालना है, थोड़ा फिन एलन को रूम नहीं देना है, उसको पता है। वो अपना काम कर देगा। अर्शदीप क्या करता है वो देखना होगा। लेकिन दूसरा जो खिलाड़ी है जिसके बारे में जरूर बात करनी है, संजू सैमसन। संजू सैमसन आता है, सारी मैचेस नहीं खेलता है, बस थोड़ी मैचेस खेलता है पूरे विश्व कप में और हाईएस्ट 6 हिटर बन जाता है आपकी टीम का। रन्स भी कमाल करता है, मतलब यहां तक कि ऐसा हाल हो गया है, न्यूजीलैंड के, वेस्ट इंडीज के सामने रन बनाए, सेमीफाइनल में रन बनाए, और अब यहां पे फाइनल में रन बना देता है ना, तो आई थिंक जो भारतीय फैंस भी है ना उसको एक अलग नजरिए से देखेंगे, एक अलग रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे। देखना भी चाहिए, ये भी तो यार वर्ल्ड कप विनर है, ये नो उसे खेलने का मौका नहीं मिला था लेकिन पहले, लेकिन अब मिला और अब ऐसा मौका मिला है कि उसने उस मौके को बुना है। इसी वजह से तो मैं कहता हूं बार बार कि यार लोग कहते थे जस्टिस फॉर संजू सैमसन, नहीं भाई, जस्टिस बाय संजू सैमसन हुआ है। उसने उस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, लेकिन फाइनल में कर दिया तो अलग लेवल पे चला जाएगा। और फाइनल में ये परफॉर्मेंस करना, ये फॉर्म को बरकरार रखना, क्योंकि अभिषेक शर्मा के रन नहीं आए तो संजू की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे चैलेंज क्या आएगा, संजू का ना बैट हल्का सा बन रहता है, हल्का सा बन रहता है। मैट हेनरी हो सकता है कि आउटस्विंग का इस्तेमाल ज्यादा करें, वो स्क्रैम्बल सीम करके गेंद को अंदर लेके आते, उसमें तकलीफ हो सकती है संजू को उनकी टेक्निक के लिहाज से, लेकिन क्योंकि उनका बल्ला अब ज्यादा बन रहता है, अच्छी बात है कि बल्ला बन रहने के बावजूद ना वो जब मीट कर रहा है, बल्ला गेंद जब संपर्क हो रहा है तो बल्ला सीधा रह रहा है। लेकिन क्योंकि कई बार आप कॉन्फिडेंस हो जाते हो तो बहुत ज्यादा बॉटम एंड जोर लगाने लगते हो, वो चीज ना हो संजू के साथ, मेरी नजर उस पर रहेगी। और आउटस्विंग में क्या न्यूजीलैंड एक स्लिप और थोड़ी लगा सकती है, थोड़ा क्या ब्रेव क्रिकेट खेल सकती है शुरू में, क्योंकि अगर शुरू में संजू सैमसन चल पड़ा ना तो फिर न्यूजीलैंड का फिर हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी और भारत के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और यही उम्मीद हम सबकी रहेगी। लेकिन ये दांवपेच रहेंगे। मैट हेनरी वो आएंगे, वो थोड़ा सीम गेंदबाजी करते हैं, नए बॉल का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं, और संजू 2 बार आउट हुए हैं, उनके आंकड़े हेनरी के सामने इतने अच्छे हैं नहीं, तो उस लिहाज से ये मैचअप बहुत जबरदस्त रहेगा। लेकिन फील्ड प्लेसमेंट पे मेरी नजर है कि फील्ड प्लेसमेंट क्या करती है न्यूजीलैंड जब संजू बैटिंग करते हैं। अहमदाबाद में आए और बापू की बात न करे, कैसे होगा। देखिए, अंग्रेजों के सामने बापू हमेशा खड़े रहे थे। यार हमारा बापू भी ना, अक्षर पटेल, वो भी तो अंग्रेजों के सामने खड़ा हो गया, 2 कैचेस जो पकड़े, जिसमें एक में तो उसका वो स्कोर कार्ड पे नाम भी नहीं है, पर उसी ने कैच पकड़ा था, उसी ने मेहनत की थी। वहां पे शिवम दुबे का नाम था। लेकिन जिस तरह से ये क्रिकेट खेलता है ना खिलाड़ी, ये एक और बार इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा कर सकता है। प्योरली अगर हम देखेंगे जो बॉलिंग लाइनअप है भारत की, जो आपके पास 5-6 गेंदबाज हैं शिवम दुबे को इंक्लूड करके, वहां पे बुमराह के बाद अगर किसी की सबसे अच्छी इकोनॉमी है तो वो है अक्षर पटेल की। थोड़े अंडर द रडार जाते, 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं और वो फील्डिंग में कमाल का काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको बैटिंग का इतना मौका नहीं मिला, लेकिन कौन भूलेगा वो वर्ल्ड कप फाइनल की जो इनिंग थी, वो बड़ी क्रूशियल थी विराट के साथ जो साझेदारी की थी 2024 में। वैसे अगर मौका मिला क्या खेलने का तो वो दोबारा तैयार रहेगा, लेकिन इसकी बॉलिंग इस मुकाबले में, इस अहमदाबाद के स्टेडियम में, जिसको ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत क्रूशियल हो जाएगी। साथ ही मैं तो ये भी देखना चाहूंगा कि अगर हमारे फास्ट बॉलर से फिन एलन आउट नहीं होते तो क्या इन्हें तीसरी चौथी ओवर डलाई जाती है पाव में, क्योंकि उनकी जो बॉल अंडर कट करके वो डालते ना, वो रूम ना देना, ये बड़ा जरूरी है कि हमारे गेंदबाज और खास करके अक्षर पटेल उनको वो गेंदबाजी करे और उनको फंसाने की कोशिश करे, तो उनका मैचअप बड़ा अच्छा हो सकता है। और ओवरऑल भी जरूर न्यूजीलैंड की अगर
बल्लेबाजों की बात करें, जिस तरह से बल्ला ग्लेन फिलिप्स का भी रहता, तो उनके सामने भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इनका रोल, स्पेशली तब जब वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म थोड़ा सा नीचे गया है, तो बापू पे निगाहें जरूर रहेगी। वरुण चक्रवर्ती की ब्रीफली मैं बात कर लूं, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि यार उनको ना मैदान में लेके आने, हमने देखा प्रैक्टिस के विजुअल्स में कि और कुलदीप यादव बहुत मेहनत कर रहे थे और वरुण चक्रवर्ती इतनी ज़्यादा मेहनत मशक्कत करते हुए नजर नहीं आए। और अगर वो खेलते हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा है, क्योंकि भारतीय टीम कुलदीप यादव के बारे में सोचेगी। लेकिन एक बात तो है ना यार, हाईएस्ट विकेट टेकर है हमारा, इतनी सारी आलोचना के बाद भी हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर है, 13 विकेट पे खड़ा है। जरूर जो सुपर 8 के मुकाबले रहे वो उसके खिलाफ गए, इकोनॉमी भी 10 के ऊपर चला गया, पहले इकोनॉमी 6 के अंदर था, पहले मुकाबलों में फ़र्क आया है उनकी गेंदबाजी में। लेकिन मेरा ये मानना है सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन नीड टू हेल्प वरुण चक्रवर्ती टू गेट बैक इन फॉर्म। जरूर फाइनल में आप ये सब नहीं सोचते, फाइनल का मुकाबला अलग होता है, लेकिन क्या मैं तो सेमीफाइनल में ये सोच रहा था, 6ठी ओवर दी थी उनको। टेक्टिकली जनरली सूर्या और गौतम बहुत अच्छे हैं, लेकिन 6ठी ओवर बहुत प्रेशर वाली ओवर होती है, वो 6ठी ओवर देना नहीं चाहिए था। मैं कमेंट्री से बाहर ही आया था और मैंने वो देखा, तो मैं ये बात तब ऑन एयर नहीं बोल पाया, लेकिन 6ठी ओवर आप उस गेंदबाज को नहीं दे सकते जो फॉर्म में नहीं है, जो फॉर्म ढूंढ रहा है। जो गेंदबाज आपका फॉर्म ढूंढ रहा है ना, उसको आप ओवर देते 7वीं, उसको आप ओवर देते विकेट गिरने के बाद, उसको आप देते कि थोड़ा कॉन्फिडेंस। तो सूर्य कुमार कैप्टन का रोल बहुत हो जाएगा वरुण चक्रवर्ती के लिए कि उन्हें कब इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे लगता है अगर पहली ओवर अच्छी निकल गई ना, पहली ओवर में ज्यादा रन नहीं आए और हो सकता है अगर विकेट भी आ जाए, तो वो कॉन्फिडेंस लेके वरुण चक्रवर्ती आगे जाएगा, ये मेरा मानना है। लेकिन सही जगह पे यूज करना ये बड़ा जरूरी है, भारतीय टीम इनको कैसे यूज करती है वो देखना होगा, और मेंटली कितने स्विच ऑन है, यही बात रहेगी कि मेंटली अगर ठीक है तो फिर उन्हें बैक करिए, क्योंकि अभी भी वो हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर है। अगर मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है और उन्हें बात करने से पता चलता है कोचिस को, कैप्टन को, तो फिर कुलदीप यादव के बारे में भारतीय टीम सोच सकती है। मैं फिर भी अभी भी है ना वरुण को बैक करूंगा। अब बात मुझे करनी है अर्शदीप की, लेकिन सामने होंगे फिन एलन। तो न्यूजीलैंड की अगर बात करेंगे ना, तो फिन एलन, साइफर्ड, ये बड़े क्रूशियल खिलाड़ी हो जाते हैं। हमने देखा है सैंटनर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, गेंद को लिटरली एक्शन को पकड़ के रखते हैं और गेंद को हवा में ठहरा देते हैं, और इसी वजह से उनकी इकोनॉमी कमाल रहती है। जरूर विकेटें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने क्रूशियल फेजेस में गेंदबाजी की और रचिन थोड़ा आगे कराया, और रचिन उनके हाईएस्ट विकेट टेकर है, और रचिन ने वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी देखने को मिला उनकी गेंदबाजी में। लेकिन फिन एलन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने 100 जड़ा है, बहुत कॉन्फिडेंट है, सेमीफाइनल में कमाल की बैटिंग करके आ रहे हैं। अब देखिए बुमराह को तो उनके सामने शुरू में आना ही है फिन एलन के सामने। लेकिन अर्शदीप जब गेंदबाजी करेंगे ना, अर्शदीप के अगर आंकड़े देखें ना, आउटस्विंग पे बहुत ज्यादा जोर है, पावर प्ले के आंकड़े नीचे आए हैं, 2025 तक आंकड़े उनके कमाल थे, हर 14-15 गेंदों में एक विकेट निकालते थे पावर प्ले में। अभी वो 30 हो गए आंकड़े, मतलब हर 30 गेंद में वो पावर प्ले में विकेट निकाल रहे हैं। मतलब वो जो उनकी ताकत थी नई बॉल पे विकेट लेना पावर प्ले में, वो देखने को नहीं मिला। लेकिन अहमदाबाद में वो कैसे विकेट निकाल सकते हैं? देखिए, एक तो मैं बार बार कह रहा हूं कमेंट्री में भी कि यार इनको इन स्विंग ज्यादा करना चाहिए। इनका जो आउट स्विंग का परसेंटेज है वो 40% हो चुका है। वो रिस्क को गिराना और लेग स्टंप से बाहर गेंद लेके जाना और फिर राइटी बैट्समैन को खिलाना ऑफ स्टंप पे, ये उनकी सोच रहती है। और फिर बाद में सेट करने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ज्यादा भी सेट करने जाते हैं ना, दिक्कत ये होती है, क्योंकि आपको अगर आउट स्विंग डालना है बतौर लेफ्ट हैंड, तो आपका जो हाथ है वो एकदम कान के पास से होना चाहिए और रिस्क को आपको गिराना जो रिसीव करते हैं। और उसके बाद अगर आपको इन स्विंग करनी है तो आपका जो हाथ कान से थोड़ा बाहर जाएगा और आपको रिस्क को इस तरह से मोड़ना है। उसमें क्या होता है, लाइन आपकी नहीं आती है। और इसी वजह से हमने देखा है कि इतने सारे आउट स्विंग डालने के बाद फाइन लेग पे बहुत चौके गए जब वो इन स्विंग डालने जा रहे हैं। सो मेरी ये एडवाइस रहेगी अर्शदीप से कि यार इन स्विंग से शुरुआत करो और वो लाइन को सेट करो, फिर बाद में आउट स्विंग आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको रिस्क गिराना है। इन स्विंग में आपको जोर लगाना पड़ता है। अब अगर वो वैसा ही करते जो अभी तक करते आ रहे तो क्या है, फिन एलन के लिए ना आउट स्विंग आप डालेंगे लेग स्टंप के बाहर से, जो आप एकदम सही तरीके से करते हैं वो आपको करना है। लेकिन फील्ड आपका लेग साइड पे जो स्क्वायर लेग है ना, वो अच्छा फील्डर होना चाहिए। मिड विकेट वाला फील्डर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो अगर उनको ब्लॉक किया ना, उनके ब्लाइंड स्पॉट पे बॉल डाला, वहां से आपने लेग स्टंप के बाहर से स्विंग कराने की कोशिश की, आउट स्विंग, इन स्विंग नहीं, तो उनका बल्ला बंद हो सकता है, गेंद हवा में जा सकती है। लेकिन वहां पे फील्डर अच्छे होने बड़े जरूरी हैं। तो ये मेरी सोच रहेगी। और अगर नहीं तो फिर इन स्विंग से ही आप शुरुआत करो, शॉर्ट मिड विकेट रखो, डीप स्क्वायर लेग रखो, शॉर्ट फाइन लेग रखो, लेकिन उससे लाइन आपको बेहतर मिल जाएगी। उम्मीद है अर्शदीप वो काम करेंगे। और साइफर्ड को जब गेंदबाजी करने आएंगे तो उनको जरूर
आउटस्विंग डाल सकते हैं, उनको फंसा सकते हैं कि उनका बल्ला थोड़ा सा बंद रहता है, तो उनके लिए वो प्लान बहुत बढ़िया रहेगा। उनके लिए तो आप थोड़ा ऑफ स्विंग के बाहर भी जा सकते हैं, जो मुझे लगता है बुमराह कर सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है रचिन रविंद्र, उनका हाईएस्ट विकेट टेकर है। उसकी गेंदबाजी में मैंने ये देखा है कि जब वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डाला है राइट हैंड बैट्समैन को, तो उसका गेंद बाहर की तरफ जाता है और बाहर की तरफ ही ड्रिफ्ट होकर वहां से टर्न होता है। दूसरा मैंने ये देखा है कि वो जब लेफ्टी को गेंदबाजी करता है, वो सीम से गेंदबाजी नहीं करता है, वो क्रॉस सीम से गेंदबाजी करता है, ताकि वो ड्रिफ्ट ना हो गेंद अंदर की तरफ, वो ऐसी सीधी चले और ज्यादातर उसकी जो लाइन है वो ऑफ स्टंप के बाहर रहती है। तो हमारे जब बल्लेबाज बैटिंग करे, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, जो भी लेफ्टी बैट्समैन है, अगर वो गेंदबाजी करने आते हैं तो वो ऑफ स्टंप के बाहर डालने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो एरियाज है वो आप तैयार रखना, ओवर कवर्स, ओवर लॉन्ग ऑफ, और वहां से अगर स्लॉ स्वीप खेलने की है बात तो फिर अलग बात है, वो ऑफ स्टंप के बाहर से भी आ सकता है। लेकिन उनकी ये ट्रेजेक्टरी बदल जाती है, सीम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं राइटी के लिए और क्रॉस सीम का इस्तेमाल करते हैं लेफ्टी के लिए, ताकि गेंद बहुत ज्यादा अंदर की तरफ ड्रिफ्ट ना हो। तो ये एक सोचा, और उनकी बैटिंग में भी ना एक कॉन्फिडेंस फैक्टर रहेगा, अच्छी यादों का फैक्टर रहेगा। अहमदाबाद में उन्होंने 100 जड़ा है 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, उनका रन्स हैं यहाँ पे, ये पिच उनको भाएगी। हार्दिक के साथ मैचअप अच्छा है तो भारतीय टीम वो जरूर देखना चाहेगी, क्योंकि वो जो गेंद बाहर जाती है थोड़ा स्लो रन, उस पर भी इन टू द पिच गेंदबाजी कर सकते हैं और उनको तकलीफ में डाल सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के लिहाज से। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मैकॉन्की का। ये देखिए कॉल मैकॉन्की ये बढ़िया ऑलराउंडर है, बैटिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। 8-9 नंबर पे जहाँ पे वो बैटिंग करते हैं 7-8-9, उन्होंने श्रीलंका के सामने, श्रीलंका में इस वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी। ऐसा भी नहीं था ना कि शुरू से खेल रहे थे, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के सामने भी एक ही ओवर में 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन को आउट करके निकल गए। हमारे सामने भी हो सकता है कि इवन तो संजू खेले भी ना, मतलब वहां पे स्ट्राइक पे हो तो भी शायद ये दूसरी ओवर डालने आ सकते हैं। मैट हेनरी शुरुआत करें और फिर मैकॉन्की दूसरे छोर से आए अभिषेक शर्मा के लिए, और यहां तक कि वो राइटी बैट्समैन को भी ठीक गेंदबाजी करते, पकड़ के एरियाज बहुत अच्छा डालते हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है। इंग्लैंड में बहुत क्रिकेट खेले हैं, अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलना, परफॉर्मेंस करना, और 11 साल के बाद न्यूजीलैंड में जब रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, 11 साल के बाद उनको मौका मिला है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। इसका मतलब बहुत पुख्ता डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी और नजर आता है जिस तरह से जब वो क्रिकेट खेलता है। तो और दोनों कंट्री में खेला है, न्यूजीलैंड में भी खेला है, वहाँ पे भी हमको काउंटी क्रिकेट में नजर आता है। इंग्लैंड में तो एक्सपीरियंस जरूर लेके आएगा और बॉलिंग करेगा यार, वो आएगा, अपना काम करेगा, और उसको थोड़ा संभाल लेना है। अभिषेक शर्मा क्या स्वीप निकालता है ये जरूर देखना, वो खेलते नहीं है, वो सारे दांव पेच कितना है, और अगर फील्डर रखा है अक्रॉस तो क्या वो सामने ही खेलने की कोशिश करते हैं, ये ज़्यादा जरूरी होगा जब अभिषेक शर्मा के लिए। लेकिन ओवरऑल मैट हेनरी पे बहुत डिपेंड रहेगा कि वो नए बॉल से ब्रेक थ्रू दिलाएं। प्लेइंग 11 में शायद क्या डफी की जगह बनाए, ये देखना होगा। बैटिंग अगर जिमी नेशम खेलते तो 9 नंबर तक बैटिंग है, 9 नंबर तक बैटिंग न्यूजीलैंड की आती है। बड़े नाम वाली टीम नहीं है, लेकिन इसके कई खिलाड़ी हैं ना जो अपना काम करना जानते हैं। फील्डिंग बहुत अच्छा करती है, गेंदबाजी में मुझे लगता है कि थोड़ी सी थिन है, ये बात तो पक्की है। तो उसी में ना हेनरी का रोल बहुत बढ़ जाता है उनके लिए, मिच सैंटनर का रोल बहुत बढ़ जाता है उनके लिए, और फिर छोटे छोटे पॉकेट्स में ना मैकॉन्की आते, रचिन रविंद्र आते, वो अपना काम करके चले जाते। और फर्ग्यूसन की जो पेस है वो मुझे लगता है भारतीय टीम को भा भी सकती है, लेकिन उनके वेरिएशन को थोड़ा संभालना होगा। और जब वो उस सिचुएशन में रहते हैं कि यॉर्कर की तरफ नहीं जाना है, हार्ड लाइन की तरफ जाना है, अगर गेम सिचुएशन वैसा अलाउ करती तो फिर वो खतरनाक गेंदबाज हो जाते हैं। ओवरऑल जहां से मैं खड़ा हूं, भारत 55, न्यूजीलैंड 45, टॉस पे बहुत क्रूशियल होगा कि क्या है। मैं तो चेस करना चाहूंगा कि भारतीय टीम चेस करे, क्योंकि न्यूजीलैंड भी ना 4 मुकाबले खेली है इस विश्व कप में, चेस करते हुए 4 जीती है, और ये पिच भी अच्छी रहने वाली है। तो थोड़ा नर्वस भी हूँ, अहमदाबाद पहुंच चुका हूँ, वेट कर रहा हूँ कमेंट्री के लिए, बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑलरेडी मेरे दिमाग में बहुत सारे मैचअप्स चल रहे हैं, बहुत जहन में बहुत सारी बातें चल रही है कमेंट्री के लिहाज से, कौन सी ओवर में कौन से प्लेयर्स आएंगे। ऑलरेडी मैंने कुछ लिखने की भी कोशिश की है, लेकिन इवेंचुअली जब फाइनल आता है ना, कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, इमोशन शुड टेक ओवर। उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। विशिंग इंडियन टीम ऑल द लक यार, हिस्ट्री रिपीट कर दो, हिस्ट्री डिफीट कर दो यार, कमाल कर दो। पहली टीम बन जाओ जो 3 बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है। अहमदाबाद में हम जीतेंगे ये उम्मीद रहेगी। न्यूजीलैंड को भी हमने ना नॉकआउट्स में T20 क्रिकेट में हराया नहीं है, तो वो भी आपको चेंज करना है, और उम्मीद रहेगी कि सूर्य कुमार यादव की ये टीम बिल्कुल तैयार रहे। अभिषेक शर्मा क्या दावपेच के साथ आते हैं ये भी देखना होगा। मेरे लिहाज से तो सेम टीम, आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा जरूर।